नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त बाजार की बड़ी बात है। बैंकिंग सेक्टर ने आज बनाया है बाजार पे दबाव। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट के आसपास तक का नुकसान देख चुका है, लेकिन वहीं रिलायंस ने एक बार फिर निफ्टी को आज सहारा दिया है और यही वजह है कि आप उस तरह का ब्रेकडाउन नहीं देख रहे हैं निफ्टी में जो हमने निफ्टी बैंक में आते हुए देखा है। निफ्टी को आज रिलायंस से अकेले जो मदद मिली है, करीब 25 पॉइंट के आसपास का योगदान अकेला निफ्टी में इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर 8920 पे आप निफ्टी देख रहे हैं, अगर रिलायंस इस वक्त फ्लैट हो जाए तो ये निफ्टी 8-900 के नीचे चला जाएगा। तो बड़ा योगदान रिलायंस का लगातार बना हुआ है। आज के दिन भी जिस तरह से मॉर्गन का अपग्रेड आया, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ। इसके अलावा आईटी और फार्मा भी मजबूत है। हालांकि मिड कैप्स अगर आप देखें ऊपर के लेवल से, मिड कैप इंडेक्स अभी भी पॉजिटिव है, पर मार्केट ब्रेथ पहले घंटे के दौरान जो थी, 3 में से 2 स्टॉक ऊपर थे। अब गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा हो चुकी है, तो मिड कैप्स में ऊपरी स्तरों से लगातार मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है और ट्रेडर्स को थोड़ा यहां पे डर जरूर लग सकता है इस तरह से अगर इंडेक्स टिका हुआ हो और मिड कैप्स में मुनाफा वसूली हो रही हो तो। लेकिन ट्रेडर्स की पोजीशन अगर आप देखें इस वक्त, तो वो भी थोड़ी सी कॉशियस साइड में बनती हुई नजर आ रही है। निफ्टी में भी, निफ्टी कॉल्स में राइटिंग का काफी ज्यादा जोर है। हालांकि इक्का दुक्का पुट्स में भी पोजीशन बिल्डअप हो रही है, लेकिन अगर आप टॉप 10 कॉल ऑप्शन की पोजीशन इस वक्त उठाएं जहां पे आज क्या बिल्डअप है वो देखें, तो उसमें से 7 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉल के हैं। तो नजर ऊपर की तरफ बाजार कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है। ट्रेडर्स को ऐसा लगता है तो वो कॉल राइटिंग करके फिलहाल मुनाफा कमाने के मूड में है। बिल्कुल। और इस समय आप देखिए निफ्टी कहां पर कारोबार कर रहा है। सुबह हमने देखा 8,950 के ऊपर गया और उसके बाद वहां पर जाकर रुका और 8,913 के आसपास इसने लो बनाया और अभी भी देखिए 8,920 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब तक तो 50 अंक के दायरे में हमने कारोबार किया है, लेकिन देखना होगा आखिरी 1 घंटा यहां से हम नीचे जाते हैं या फिर सुधार दिखाएंगे। तो आखिरी 1 घंटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आखिरी में जिस तरह से ट्रेड बनेगा वो दरअसल अगले दिन की दिशा तय करेगा। लेकिन आप देखिए मिड कैप्स में जो ट्रेडर्स हैं वो इससे उत्साहित हैं, क्योंकि 8,900 को अब तक तोड़ा नहीं है निफ्टी ने, और इसीलिए आप देखिए मिड कैप शेयरों में जोश बरकरार है और खास तौर पर फार्मा मिड कैप्स, आईटी दिग्गज अच्छा प्रदर्शन प्रदीप आज के दिन दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि आज आखिरी सौदा में हमारी नजर कहां होगी, इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे रिलायंस, HDFC और TCS जैसे शेयर्स जो एक एक दिन बाजार को थामते रहे हैं, क्या इनमें अभी भी और दमखम बाकी है। और ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऐसे और भी स्टॉक हैं जो अब मदद करेंगे रिलायंस के भरोसे कब तक चलेगा निफ्टी। ADAG समूह की एनालिस्ट मीट पर आज होगी नजर, डिफेंस शेयरों पे खास तौर पे फोकस के साथ साथ रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, जानेंगे उनके पिक्स और रोज की तरह अभी कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट, आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर के बाद राहुल की ओर से। और साथ ही निफ्टी कॉल्स लेकर आएंगे 3 बजे, 3:15 बजे बारी होगी BTST या STBT की। लेकिन देखिए कौन से स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी रिलायंस ने ही बाजार को संभाला था और आज भी देखिए जैसा कि प्रदीप भी बता रहे थे यही संभालने का काम कर रहा है। इसके अलावा देखिए मिड कैप फार्मा कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। ऑरोबिंदो फार्मा की एक दवा को US FDA की मंजूरी मिली, इसलिए यहां तेजी देखी जा रही है। ल्यूपिन में भी अच्छी रैली देखने को मिली है और आईटी में देखिए इन्फोसिस, जहां पर अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये भी एक बायबैक ऐलान करेंगे TCS की तरह, यहां पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन गिरावट में है भारतीय एयरटेल और देखिए दबाव साफ तौर पर कॉम्पिटिशन का ही है। आज फिर से ये प्रेशर में बृहस्पतिवार को भी देखिए मजबूत खुला था, लेकिन टिक नहीं पाया था ऊपरी स्तरों पर और अच्छी खासी मुनाफा वसूली एक्सिस बैंक में भी देखने को मिल रही है। अच्छी रैली यहां पर हुई मर्जर्स और की अटकलों को चलते किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ, लेकिन अब यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर कहें अच्छी दौड़ के बाद सुस्ताता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय एयरटेल नहीं, भारतीय इंफ्राटेल में भी लगातार कमजोरी ही देखने को मिल रही है। तो आज टेलीकॉम शेयरों की हालत फिर से परेशान वाली है, दिक्कत वाली बात है यहां पर। इसके अलावा फोकस में है ADAG स्टॉक्स, खासतौर पर रिलायंस डिफेंस, जहां पर आज एक ब्रीफिंग होनी है कुछ एनालिस्ट के साथ। अनिल अंबानी जी पेश करेंगे अपने आगे का रोड मैप डिफेंस क्षेत्र का और आप देखिए क्या दमदार तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है, 6% ऊपर है। किसी दौरान दिन में 9% तक की बढ़त भी देखने को मिल रही थी और नॉन स्टॉप तेजी दिखा रहा है। NFL का शेयर भी, विजया बैंक में मजबूती है। रेमंड एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले
कुछ हफ्तों से अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आज आपको नजर आएगा। आरईसी आपको गिरा हुआ जरूर आज दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑन मोबाइल में 5% की कमजोरी अकस्मात देखने को मिल रही है और मन्नापुरम जैसे स्टॉक्स भी 3% कमजोरी के साथ आज के दिन ट्रेड करते हुए। लेकिन सेक्टर जो है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो तो देखिए फिर से फार्मा ही निकल कर आ रहा है। ये वो तमाम दिग्गज जो जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखाते हुए और एविएशन स्टॉक्स की अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। प्रदीप, एक हफ्ते में जेट एयरवेज देखिए 24-25% भाग चुका और आज भी नॉन स्टॉप तेजी। बिल्कुल, अब वॉरेन बफेट भी एविएशन स्टॉक्स पे दांव लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि हमारे बाजारों की भी रुचि है इस पे। लेकिन अब आपके सामने सबसे पहले निफ्टी बैंक का चार्ट हम पेश करेंगे, क्योंकि आज यहीं पे एक्शन है निफ्टी के मुकाबले में। और निफ्टी बैंक इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जो लाल लकीर आपको नजर आ रही है ये पिछले दिन का क्लोज है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग की आखिरी कैंडल है और ये आज की शुरुआत है। आप ये देख सकते हैं कि फ्राइडे का जो लो था करीब करीब वहीं पे बाजार बंद हुआ था और आज उसी लेवल पर खुला और उसके बाद पहले घंटे में ही गिरावट शुरू हो गई। और इसके चलते यहां पर जैसे ये नीचे खुला और उसके नीचे ही आया तो एक शॉर्ट की कॉल क्रिएट हो गई थी और बाजार ने बिल्कुल खुलकर शॉर्ट किया है। 21,000 पे स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड बहुत ही क्लियर बनता था। इसके बाद जो इसने बाउंस भी दिया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल हर्डल्स पे ही ये रुका है और फिर से नीचे जा रहा है। इस वक्त दिन के लोज पर ट्रेड कर रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको करना ये चाहिए कि अगर आप शॉर्ट हैं तो सुबह आपने जो 21,000 का स्टॉप लॉस लगाया था अब उसको थोड़ा नीचे ले आइए। अब 20,000 और 800 के स्टॉप लॉस के साथ किसी भी शॉर्ट की पोजीशन को मेंटेन रखिए, या फिर अगर आप नई पोजीशन भी बनाते हैं तो 20,800 पे अब आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। ये गिरावट अभी और कितनी आगे जा सकती है, ऐसा लगता है हमें कि यहां पर और थोड़ी जगह बाकी है। और ये आप देखिए इस वक्त अब हम आर्ली चार्ट पे मूव हो रहे हैं तो यहां पर आप जो ये नीचे वाली लकीर देख रहे हैं ये दरअसल हाल के स्विंग लोज भी हैं और यहां पर एक गैप भी है। निफ्टी बैंक ने, आपको याद होगा HDFC बैंक में जब पोजीशन बननी शुरू हुई थी जिस दिन, तो वहां पर एक बड़ा गैप बनाकर ऊपर गया था और ये टॉप बनाया था 21,000 का। तो वो जो गैप है इस गैप को अगर आकर के यहां पे अगर सपोर्ट लेता है तो तकरीबन 20,450 के आसपास के लेवल बनते हैं। तो 20,400 20,450 के टारगेट के साथ निफ्टी बैंक में अभी और गिरावट की आशंका बनी रहती है। ऐसे संकेत यहां पे बन रहे हैं। लेकिन अगर वहीं आप निफ्टी की तरफ रुख करें और एक बार निफ्टी का चार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। निफ्टी पे इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि इसने अपने जो कल के लोज थे यानी पिछले शुक्रवार के लोज थे वहां पर ये थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट लगातार जो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल आज का ट्रिगर पॉइंट बन सकता था उसी पर सपोर्ट लिया है और वो लेवल है 8,910 का। तो अगर ये 8,910 के नीचे डिसाइसिवली निकलता है और अब ये चूंकि दिन के लोज की तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है, निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ता है 8910 के नीचे जाता है और वहां बना रहता है तब ये नया शॉर्ट का ट्रिगर बनता हुआ निफ्टी के लिए नजर आएगा। तो इस लेवल पर आप जरूर नजर रखिए। 8910 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको यहां पर अपनी मंदी की पोजीशन होल्ड करके जाने के लिए एक कंफर्मेशन भी दे सकता है। काफी मशक्कत की है इस लेवल को होल्ड करने की निफ्टी ने अब तक, लेकिन अब ये टूटने का खतरा फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर क्या कहता है? बाजार में मार्केट ब्रेथ कमजोर है लेकिन खरीदारी और बिकवाली का रुझान किस तरफ है ये हमारा मीटर बताता है। कुछ देर पहले 60 पे था, अब 59 पे, हालांकि अब भी अच्छा खासा स्ट्रांग है, यानी कि अभी भी बाजार थक जरूर रहे हैं लेकिन बिकवाली का दबाव नहीं आया। जैसे जैसे बिकवाली का दबाव आएगा तो हमारा ये मीटर जो 60 के आसपास है वो 50 और फिर उसके नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि बाजार में ऊपरी स्तरों से आज जो मुनाफा वसूली अब तक हुई है या गिरावट आई है उसमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट अब भी काफी कम है। बिल्कुल प्रदीप, और जब आप बात कर रहे थे देखिए दिन के निचले स्तर पर निफ्टी भी पहुंच गया है और बैंक निफ्टी भी, तो यूरोपीय मार्केट्स में तो कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही। डाउ फ्यूचर्स एक बार देख लेते हैं क्या यहां पर भी मजबूती बरकरार है। तो आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स में 25 पॉइंट की बढ़त थी, 15 पॉइंट की बची है, 10 पॉइंट हल्का हुआ है डाउ फ्यूचर्स, लेकिन अभी भी हरे निशान में वो मार्केट्स ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आज तो बैंक निफ्टी ने जिस तरह से कमजोरी दिखाई है ये बड़ी दिक्कत की बात है। राहुल, बैंक निफ्टी के आज की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 1.25% नीचे बैंक निफ्टी डेज लो पर इस समय पहुंच गया है। आई थिंक हेमंत जी, जिस तरह से हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के सभी दिग्गज जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है सभी में अपने थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। HDFC बैंक में, HDFC लिमिटेड के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर
इंडसइंड सभी में, आईसीआईसीआई बैंक सभी मेरे ख्याल से 1 से 1.5% के अंदर नीचे, वही अपने रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और जो लास्ट वीक जो खींचा है थर्सडे को जो एक्सपायरी के कारण थोड़ा वैसे बाउंस बैक था और शॉर्ट कवरिंग भी थोड़े देखने को मिली थी बैंक एक्स के अंदर, तो आज मेरे ख्याल से वही कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से और थोड़ा जैसे प्रदीप जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि 20,450 तक के लेवल आ सकता है कि ये टूटता है, तो मेरे ख्याल से ये टूट सकता है और ये वो लेवल आने की नजदीक मुझे लग रहा है कि वो आ भी सकता है। बैंकिंग शेयरों में जो दबाव देखने को मिल रहा है, सुबह सुबह अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होता तो अच्छा पैसा बन गया होता लोगों का, क्योंकि आप देखिए बैंक्स ही अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते रिलायंस कब तक होल्ड करके रखेगा। रिलायंस ही इकलौता स्टॉक है, अगर ये आज अच्छा नहीं चल रहा होता तो बाजार तो काफी नीचे होता है इस समय। आज सुबह हमने जो 8950 के लेवल रीटेस्ट किए और वही आज का क्रिटिकल लेवल था हमारे हिसाब से टेक्निकली, जहां पर हम स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे थे बाजार खुलने के बाद, तो उसको टच करके वहीं से घुमा है और वो सिर्फ रिलायंस की वजह से था। सही बात देख लीजिए, क्योंकि रिलायंस ने ही वो लेवल दिखाया और अकेले रिलायंस के बूते पर बाजार नहीं चल सकता, इसलिए अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं बाजार गिरता हुआ। और आज का जो नीचे का लेवल था सपोर्ट का 8910 इसने तोड़ दिया है, तो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर इस लेवल के नीचे बना रहता है बाजार, तो मेरा ख्याल है कि शॉर्ट की पोजीशन आप होल्ड करके जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो प्रदीप सुबह देखिए कह रहे थे 8,950 पर बेच दीजिए, अच्छा अभी भी कह रहे हैं कि अच्छा प्रदीप अगर 8,900 के नीचे जाकर समाप्ति होगी तो आज काफी लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, क्योंकि काफी बुल्स हैप्पी थे। 8,900 के ऊपर तो देखिए ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन कमजोर है बाजार। अच्छा एक और स्टॉक जो बाजार कहीं भी हो ये शेयर नीचे ही होता है, भारतीय एयरटेल। आप देखिए 3% की गिरावट दिखा रहा है। राहुल ये बताइए इसको कैसे अप्रोच करेंगे आज? आई थिंक अगेन टेलीकॉम स्टॉक्स में हमने देखा था एक्सपायरी परस्पेक्टिव से आइडिया आईटेल का ऑब्वियसली डील के अनाउंसमेंट में थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले थे हमने उस और शॉर्ट कवरिंग के साथ अच्छे खासे लॉन्ग स्टॉक भागे भी। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल सेक्टर हम देखें तो ये न्यूज ड्रिवन के कारण लॉन्ग्स और शॉर्ट्स बिल्टअप होते देखने को रह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखें और चार्ट निकाल के भी देखें तो स्टॉक्स सेक्टर काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। तो भारतीय भी मैं मानूंगा कि कुछ लंबी खासी तेजी नहीं रही है, पर जैसे ये 342 के नीचे बंद आता है तो वापस वो लैकलस्टर और नीचे और स्पीड से जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट फिलहाल अभी नो ट्रेड जोन में सौदा रहेगा, 342 के नीचे ही मंदी का सौदा किया जा सकता है। ओके। आज लेकिन देखिए लोग छोटे छोटे स्टॉक्स पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी एसोसिएट्स पे तो एक दर्शक के सवाल हमने पिछले घंटे में लिए थे। जीएमआर इंफ्रा भी आज आप देखिए तो काफी लॉन्ग बने हैं इस स्टॉक पे, 15.5 के आसपास के लेवल देखे जा रहे हैं। राहुल क्या यहां आपको स्ट्रेंथ दिखती है? डेफिनेटली प्रदीप जी, ये स्टॉक्स में मेरे ख्याल से काफी लॉन्ग टाइम बाद आज लॉन्ग्स जुड़ते हुए देखने को मिले हैं स्टॉक के अंदर। ऊपर से बड़ा है और टेक्निकली मुझे लग रहा है कि स्टॉक क्रॉस कर सकता है, अच्छा खासा 17 तक ही आ सकता है। तो मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा और स्टॉप लॉस इसका मेरे ख्याल से 14 रुपए का रखिए आप। ओके चलिए, तो ये रहा स्टॉक्स पर जेपी जीएमआर टाइप शेयर चलने लगे ना तो बाजार को ऊपर चलने में बड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल इन स्टॉक्स के लिए थोड़ी और रैली हो सकती है, नजर रखिएगा जो लेवल्स हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं इस नोट पर। लेंगे राहुल आपसे विदा, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इन तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, किरण यादव जी पुणे से हमारे साथ जुड़ेंगे, अच्छा जैन साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, जो पूछेंगे इन दोनों ही एक्सपर्ट से इनके व्यूज क्या हैं मार्केट पर भी और काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जहां खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और बाजार पर नजर रखिए। 8,900 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स हर निशान में बना हुआ है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ रहे हैं, संदीप जैन साहब जयपुर से और पुणे से किरण यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। किरण, चार्ट देखकर बताइए निफ्टी को अगर इस समय एक ट्रेड आपको लेना हो तो तेजी की तरफ लेंगे, बाउंस के लिए खेलेंगे, या आपको लगता है कि और नीचे खिसक सकता है और शॉर्ट करेंगे? आफ्टरनून हेमंत जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा निफ्टी करेक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी मूव हमें मिली है और उसका एक करेक्शन लाजमी है और वही होता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि करीबन 8850 या उसके थोड़े से निचले स्तर भी देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 8940 का। तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो शॉर्ट वाला ही पोजीशन लेना चाहिए। ओके, यहाँ से गिरावट की तो आशंका बनी हुई है, लेकिन संदीप जी बताइए 11 तारीख को जब राज्यों के नतीजे आएंगे, क्या
अभी जो स्ट्रैटेजी अगर किसी को लेनी हो, नई सीरीज का पहला दिन है, तो 2 पार्ट में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक 10 तारीख तक और एक उसके बाद, कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, बहुत सही सवाल है प्रदीप जी। इनफैक्ट 11 तारीख बहुत बड़ा चैप्टर है, इनफैक्ट बड़ी तेजी के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं कि डिस्काउंटेड भी हो। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस था वो सर्टेनली अच्छा था। डिमोनेटाइजेशन के बाद पहले इलेक्शन रिजल्ट्स थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में, यूपी में भी बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। जो गैप है दोनों गठबंधन और बीजेपी के बीच में, वो भी शायद अब कम होते जा रहे हैं, जो एज पर अगर ये सभी रुझान वगैरह देखते हैं और समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हाई है मार्केट का वो क्रॉस होना चाहिए इस रिजल्ट के बाद ही, और या पॉजिटिव आएगा तो अच्छे से क्रॉस होगा, और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आते तो नीचे आएगा। और वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआईज और जो लेफ्ट आउट इन्वेस्टर्स है वो लोग बाइंग सपोर्ट देके मार्केट को तेज करेंगे। तो ओवरऑल आई फील कि मार्केट में बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो अपनानी ही चाहिए, भले ही बीजेपी आए नहीं आए यूपी में, कैसा भी परफॉर्मेंस रहे, बट ओवरऑल जिस तरीके का मनी फ्लो है मार्केट में, उस फोर्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट में तेजी बनी रहेगी। चलिए, तो जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इस सीरीज का तो इलेक्शन ही होने वाला है। वैसे प्रदीप, 8 तारीख को वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, तो एक रणनीति हो सकती है अब से लेकर 8 तारीख तक एक भी हो, और 8, 9 और 10 यानी बुधवार और उसके बाद तीसरा भी हो, क्योंकि एग्जिट पोल के ऊपर भी बाजार रिएक्ट करने वाला है। बिल्कुल, रिएक्शन तो आएगा एग्जिट पोल के बाद, और अब तक का हमारा अनुभव यही रहा है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हेमंत, जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रैटेजी 3 बार इसलिए बनाए, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में एक्चुअल जो परिणाम आते हैं उनमें डेविएशन भी ज्यादा हो जाता है कई बार। हालांकि इस बार जिस तरह से मुंबई में सारे भविष्यवाणियां आई थी, वो भी आप देखिए तो बीजेपी को थोड़ा सा लोगों ने अंडररेट किया था, बाद में कहीं बेहतर परफॉर्मेंस आया। तो एग्जिट पोल और रियल रिजल्ट में फर्क तो होगा। बिल्कुल। आप अच्छा, एक चीज और है, अभी निफ्टी पे तो ध्यान बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आईपीओ में तो लोगों के पैसे बन रहे हैं। बीएससी में हमने देखा क्या जबरदस्त पैसा लोगों ने बनाया। आप सब लोग पूछ रहे हैं जैन साहब की एवेन्यू में क्या पैसा बनेगा डीमार्ट के नाम से जो आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है। ये बताइए, इसमें तो पैसा लगा सकते हैं ना रिटेल इन्वेस्टर्स, और आप क्योंकि जयपुर में है, किस तरह की गर्मी वहां देखने को मिल रही है? गर्मी तो शुरू हो गई है सर्टेनली, और फिर भी मैंने आज कोशिश की कि आज ब्लेजर पहन लूं लास्ट टाइम, अब 1-2 बार और पहन सकते हैं ठंड जाते जाते। बाकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से पहले ही गर्मी पड़ी है, तो शायद अब एसी के स्टॉक है। ग्रे मार्केट की गर्मी की बात कर रहे थे। अच्छा, ये गर्मी है, वो ग्रे मार्केट की गर्मी पे भी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। तो ग्रे मार्केट में गर्मी बनी हुई है, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये आईपीओ वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज होगा, और जबरदस्त रिस्पांस आएगा। और आज आपके चैनल पे ये चल भी रही है चीज, क्योंकि जिस तरीके के भाव आ रहे हैं, जो मैं वेबसाइट्स पे देख रहा हूं, इधर उधर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आ रही है, करीब 2100-2200 रुपए के जो भाव चल रहे हैं, तो उसको देखकर जबरदस्त अकाउंट ओपनिंग का भी एक फ्लो बना हुआ है। हर ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग भी हो रही है। और बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लिस्टिंग गेन्स अगर मिलते हो तो लिस्टिंग गेन्स लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस कोई बहुत सस्ते नहीं है। इसका अगर एनालिसिस करें और जो प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, तो ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड रिटेल चेन्स में से है। कई क्राइटेरिया में अगर एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट देखें तो वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है, और ओवरऑल सारी चीजों में बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है, जो कि आरके दामानी जी ने इनफैक्ट वैसे ही अपने पोर्टफोलियो के साथ जो जस्टिस किया, वैसे ही अपने इस बिजनेस के साथ भी जबरदस्त तरीके से प्रूडेंस और जबरदस्त ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ इस बिजनेस को चलाया। सो लेट्स सी, बट ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स मिलते हो तो सर्टेनली एक बार लेना चाहिए, फिर वापस से मौके मिलेंगे। ओवर हीटिंग हो चुकी है, तो लेट्स सी। ओवर हीटिंग को देखते हुए तो शेयर मिलेंगे कि नहीं, सबसे बड़ी चिंता तो पहले यही बात है। 100 गुना तक सब्सक्राइब होने की खबरें हैं मार्केट में, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम ये बता रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है लोग जो हैं प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और ये इशू तो लोग हाथों हाथ लेने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए फिर किरण जी, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, ट्रेंट, वी मार्ट, जितनी तेजी होनी थी हो चुकी है या कुछ और अभी बाकी है? मुझे लगता है कि जितनी तेजी होनी चाहिए थी प्रैक्टिकली हो चुकी है। एक लास्ट लेग छोटा सा एक 4-5% का रह सकता है,
हमने बहुत बड़ी रैली हर एक स्टॉक में देखी है और हमने ये भी देखा है कि जब बीएसई का आईपीओ आया था तब एमसीएक्स या आईएफसीआई इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रैली दी थी, पर जैसे ही लिस्टिंग हो चुका तो ये दोनों के दोनों स्टॉक्स करेक्ट होते नजर आ रहे थे। तो ऐसे ही कुछ रुझान इस बार भी देखने को मिलेगा। तो मैं शायद लास्ट 4-5% को कैप नहीं करना चाहूंगा, मैं इधर प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह दूंगा। अच्छा, ये जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा है उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 15 दिनों में बकाये का भुगतान होगा और गन्ना किसानों के लोन माफ होंगे। ये खबर निफ्टी बैंक के लिहाज से और खासतौर पे पीएसयू शेयरों के लिहाज से दरअसल बुरी है। तो हम जो नया क्रैक होते हुए देख रहे हैं कि पहले जो खबर आई थी, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो किसानों की दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। अब उस खबर में ये ऐड हुआ है कि कर्ज माफी होगी, ये बाजार को दरअसल नहीं पता। बिल्कुल। तो हालांकि पहले भी कई बार इसकी चर्चा होती रही है कि यहाँ वहाँ कुछ नेताओं ने दावा किया है, इस तरह के आश्वासन दिए, लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि उन्होंने गन्ना किसानों के कर्ज माफी की बात कही, हालांकि ये थोड़ा कैटेगोरिकल है, सिर्फ गन्ना किसानों की बात है। अब तक जो खबर हमारे सामने आ रही है उसको देखते हुए और किन किन किसानों को इसका किस हद तक लाभ होगा ये डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये खबर बाजार को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल। और इलेक्शन की रैली में मुझे लगता है प्रदीप ये बयान उन्होंने दिए होंगे और इलेक्शन की रैली में वो लगातार ये बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये शब्द बोले हैं कि गन्ना किसानों के कर्ज माफ होंगे तो बाजार को ये पसंद नहीं आने वाला। इतनी बात तो कई रैलियों में बोल चुके हैं कि आते ही बीजेपी की सरकार आते ही गन्ना किसानों की सारी दिक्कतें वो सॉल्व करने वाले हैं, और इसीलिए हमें लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर ये गन्ना किसानों की कर्ज माफी होगी तो फिर तो बैंक से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि इंटरेस्टिंगली इस खबर के आने के वजह से ही शायद ये बाजार कमजोर होना शुरू हुआ था। अब 250 पॉइंट के आसपास रुका हुआ है निफ्टी बैंक का, जहां तक सवाल है, लेकिन दिन के लोज पर इस वक्त निफ्टी बैंक आप ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। संदीप, यहां पर कुछ बैंकर्स से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जब भी ये बातें होती हैं तो उनको जो ग्राउंड से फीडबैक आता है वो ये कि काफी छोटे बकायेदार फिर पैसे देना बंद कर देते हैं, वो किस्तें बंद कर देते हैं, कहते हैं कि माफ तो हो ही जाएगा, लेकिन इवेंचुअली फिर कौन होता है, किसके कर्ज माफ होते हैं, सरकार किस किस को बेनिफिशियरी गिनती है, सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और नतीजा फिर चाहे जो भी निकले, पर बैंक्स के लिए पैसे वापस लेना, रिकवरी करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे देखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं प्रदीप जी। देखिए, ये टाइप की न्यूज जब भी आती हो रही है, डिमोनेटाइजेशन के दौरान भी देखा कि एनबीएफसीज के ईएमआईज अननेसेसरली डिलेड होने लगे थे। जैसे ये न्यूज आती है आरबीआई ने 2 महीने तक का वो पेनल्टीज और ये सब के लिए माफ करने की बात की, तो लोग बाग ईएमआईज भी नहीं दिए। तो जो भी ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और कुछ व्हीकल फाइनेंस कंपनीज और इनमें ये प्रॉब्लम्स आई है, और वैसा ही अगर इस टाइप का कर्ज माफ की बात आती है तो सर्टेनली फिर वो क्यों दें, क्योंकि जब उनको दिखने लगता है कि ये होने वाला है तो ये इस तरीके से डेलिंक्वेंसीज बढ़ती है। और प्लस ये एक एटीट्यूड दिखाती है सरकार की कि कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट होने की कोशिश कर रही है वोट बैंक के चक्कर में, तो ये चीज सही नहीं है। बिकॉज अभी तक इस पर्टिकुलर सरकार में ये तो दिखा था कि भाई प्रोग्रेसिव पॉलिसीज थी और काफी प्रैग्मेटिक और काफी एग्रेसिवली कई चीजों को इंप्लीमेंट किया है, बट ये चीज अगर आती है तो ये सही नहीं है और मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा। और एक चीज और भी थी कि भाई एक तरीके से बैंक निफ्टी थोड़ी आउट परफॉर्म भी कर रही थी निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं ये भी हो गया कि वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और कटान भी हुआ है, तो नया डे है। तो बट ओवरऑल आई फील दिस शुड नॉट हैपन। अगर ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं रहेगा। अब इम्प्लीकेशंस क्या रहते हैं, कितना इंपैक्ट आएगा किस पीएसयू बैंक पे, उस हिसाब से इम्प्लीकेशंस दिखेंगे भाव पे भी, बट लेट्स सी। इलाहाबाद बैंक जो उत्तर प्रदेश में के नाम के साथ देखिए जुड़ा हुआ है प्रदीप, इसने तो गिरना शुरू कर दिया है। यहाँ तो कमजोरी देखने को मिल रही है, डेज लो पर ये पहुंचता हुआ, तो लोग लगता है नाम के आगे क्योंकि इलाहाबाद लगा है शायद यहाँ पर इसलिए ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किरण, इलाहाबाद बैंक और बैंक निफ्टी दोनों पर ही कॉल दीजिए। इलाहाबाद बैंक में मुझे लगता है कि और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और सपोर्ट बहुत दूर नहीं है, पर 70 के लेवल छू सकता है। तो अभी कोई शॉर्ट करता है तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 72 रुपीज 80 पैसे, यानी बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस है। और टारगेट्स के लिए पहला टारगेट करीबन 69 रुपीज 80 पैसे से लेके 70 रुपीज तक, तो ये टारगेट्स रहेंगे।
जहां पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वैसे भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है और उसका रीटेस्टिंग होना लाजमी है और वही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी जो गिरावट देखने को मिलेगी वो करीबन 20,500 20,450 के नीचे जाएगी। तो और 100-150 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी में, उसके बाद वापस आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन देखिए जो सबसे ज्यादा गिरावट आ रही है अब इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% तक का नुकसान दिखा चुका है पिछले घंटे भर के अंदर। यहां पर गिरावट बढ़ी है। इलाहाबाद बैंक जैसे हेमंत अभी बता रहे थे, इसके अलावा आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी की काफी पिटाई होती हुई, यस बैंक भी। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिवली बल्कि क्रॉस द बोर्ड बैंकिंग शेयरों में गिरावट आ रही है और 20,600 का लेवल तोड़ने की कोशिश अब बैंक निफ्टी करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें तो इस बीच थोड़ी और बिगड़ चुकी है। अब सिचुएशन यह है कि अगर 4 स्टॉक ऊपर हैं तो 5 नीचे हैं। तो पलड़ा धीरे धीरे बिकवाली का भारी होता हुआ 2.25 लाख करोड़ के आसपास अब कारोबार पहुंचा है। तो पिछले आधे घंटे के दौरान वॉल्यूम भी मार्केट में अच्छे बिल्ड हुए हैं और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर दबाव बढ़ते हुए। एक बार हमारा फेयर एंड ग्रिड मीटर आपको फिर से देखना चाहिए। जिस तरह से बाजार फिलहाल कमजोर हो रहा है तो अब 57 की तरफ, 60 पर हमने शुरुआत की थी हेमंत और अब ये 57 पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर भारत फाइनेंशियल के साथ विलय पर बातचीत हो रही है। आरबीएल बैंक के सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता दूं, भारत फाइनेंशियल्स के साथ पहले भी कई बार अटकलें लग चुकी हैं कि इंडसइंड बैंक इसको ले लेगा और अब यहां पर आती हुई खबरें कि आरबीएल बैंक भी इंटरेस्टेड है। आरबीएल बैंक के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है और आज भी देखिए कमजोर बाजार में ये 3% मजबूत और शायद नया 52 वीक हाई भी प्रदीप यहां लगा है। 2 महीने में 150 रुपए बढ़ा है ये स्टॉक करीब और उसके बाद अब देख रहे हैं आपके यहाँ पर नए हाइस बनाने के बाद ये खबर आती हुई। संदीप, कैसे देखेंगे आप इसको और क्या लेंगे? भारत फाइनेंशियल्स लेंगे, आरबीएल लेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से भारत फाइनेंशियल्स लेना चाहिए क्योंकि वहां पे अभी भी स्कोप लगता है मुझे। बट ओवरऑल अब ये सारी न्यूज की वजह से, भले वो इंडसइंड बैंक हो, आरबीएल हो या भारत फाइनेंशियल हो, ये सारों में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। सो लेट्स सी अब किस तरीके की चीजें होती है और मेरे हिसाब से दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पे भी इस टाइप की अपॉर्चुनिटी बाद में आ सकती है और जो सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हो उन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान दे क्योंकि ये अब ऑलरेडी वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगा हो चुका है और काफी बड़ी चाल आ चुकी है। बट स्टिल स्टीम है अभी भी, ऐसा नहीं है कि भारत फाइनेंशियल और ऊपर नहीं जा सकता है। बट कहीं ना कहीं अब मुझे रिस्क दिखने लगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब बहुत ज्यादा फेवरेबल कोई भी स्टॉक में नहीं दिख रहे इन तीनों में। ओके, चलिए, तो ये राय आरबीएल पर और अब आरबीएल के साथ आती हुई खबरें। पहले मुझे याद है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के साथ कई ब्रोकरेज हाउसेज ने भी मर्जर होता है तो क्या रेशियो निकल कर आ सकते हैं, इस सब पर कामकाज करना शुरू कर दिया था। तो अब एनालिस्ट का काम और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि ये डील अगर इसके साथ होती है आरबीएल बैंक के साथ तो फिर क्या होता है। लेकिन शुगर कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। मोदी जी ने जो बयान दिया है, जो पहले भी दिया था, जो मैं आपको बता रहा हूं, 14 दिन के भीतर किसानों का जो बकाया है जो उनको देना है उस पर स्पष्टीकरण आ सकता है। प्रदीप, अभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन है कि एक लोन वेवर होगा किसानों को या फिर किसानों को सीधे पैसा दे दिया जाएगा। तो खैर पे होंगे, ये बात तो कई बार कही जा चुकी है। लेकिन जो ये कर्ज माफी वाला बयान और हम बता रहे हैं कि सरकार कर्ज माफी वाले फॉर्म में आ नहीं सकती, ये बात मतलब हजम नहीं होती दरअसल। बिल्कुल, तो किसी भी हालत में सरकार ये तो स्पष्ट कर ही चुकी है कि अगर कोई राहत दी जाएगी तो सरकार बैंकों को उसकी पूरी भरपाई करेगी। बैंक्स को नुकसान होगा ये तो ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक बात। लेकिन जब ये बात सामने आती है तो मार्केट थोड़ा नर्वस होता है। हालांकि इस वक्त जो हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं ये सिर्फ प्रधानमंत्री के हवाले से ये खबरें हमारे पास आई हैं कि उन्होंने ये बात कही है। लेकिन किसानों को राहत तो सीधे तौर पे मिलेगी 14 दिन के अंदर और उसका फायदा शायद शुगर कंपनीज को सीधे तौर पे मिलना चाहिए। अमेठी में जो आज पोलिंग हो रही है वहां पर वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बयान निकल कर आ रहे हैं। अब देखना, ये 5वें चरण का चुनाव चल रहा है आज उत्तर प्रदेश, 5वें चरण का, और अभी 2 बाकी हैं। जी हाँ, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। कुछ और स्टॉक्स हैं, चीनी की कंपनियां उत्तर प्रदेश की, उनको आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी पर क्या कॉल निकल कर आ रहा है, बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज पर बात करेंगे। डीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के, उनसे भी पूछेंगे कि उनको किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को। इस सब पर बात ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और 3 बज चुके हैं। तो सबसे पहले बात निफ्टी की।
हमने तेज गिरावट आते हुए देखी बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट नीचे आया और उसके साथ साथ निफ्टी भी दिन के लोज पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त आपको दिखाई देगा। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आज जाते जाते क्या होगी पोजीशन। निशांत जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के सेल कॉल दे रहे हैं निफ्टी पे 8,850 के टारगेट, 8,930 पे स्टॉप लॉस 1 से 2 दिनों के लिए। मुदित गोयल की राय देखिए एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वो भी कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए। आपको 8,980 का टारगेट दे रहे हैं, 1 से 2 दिन में ये टारगेट अचीव हो सकता है। 8870 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। किरण बताइए निफ्टी पर आपका कॉल आज के लिए। सेल कॉल रहेगा 8940 का स्टॉप लॉस, 8850 के टारगेट्स के लिए। ओके, और वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब आपका निफ्टी पर कॉल बताइए। आफ्टरनून हेमंत, मैं एक्चुअली मेरा क्लियर व्यू नहीं है तो मैं कॉल क्लैरिटी नहीं है तो अवॉइड करूंगा, इन द सेंस दैट मैं 8930 के ऊपर क्लियर बाय दूंगा। 8880 टूटता है तो ही मैं सेल करूंगा, तो 8930 ब्रेक होता है 8880 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 9000। 8880 ब्रेक होता है तो 8920 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करें फॉर अ टारगेट ऑफ 8780। कंडीशनल कॉल है। 8900 के लेवल इस बीच टूटते हुए नजर आ रहे हैं। 8897, 8898 पर अब ये पहुंच चुका है। तो कुछ देर पहले जो हमने 2:30 बजे के आसपास आपको बिकवाली की सलाह दी थी, करीब वहां से भी 15-20 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। बिल्कुल, तो लगातार दबाव में है और 8,900 के नीचे अगर प्रदीप क्लोज होता है, जैसा कि हम कह भी रहे थे, तो काफी सारे जो तेजी वाले लोग थे वो थोड़े और कॉशियस होते हुए नजर आएंगे। अब तक तो लोग खुल के मंदी नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था 8,900 होल्ड कर रहा है, लेकिन अब देखिए दिक्कत की बात आती हुई। लेकिन इसी बीच भारतीय एयरटेल की तरफ से कुछ और जो है छूट दी जा रही है। अब आप देखिए रोमिंग अगर आप करते हैं भारत में तो इनकमिंग कॉल को फ्री किया गया है, एसएमएस को भी रोमिंग के दौरान फ्री कर दिया गया है। कोई भी प्रीमियम अगर आप आउट कॉल करेंगे तो आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी लोकल कॉल की तरह ही रोमिंग पर आपकी कॉल को ट्रीट किया जाएगा। डेटा रोमिंग चार्जेस भी अब नहीं लगेंगे। तो रोमिंग अगर आप करते हैं भारतीय एयरटेल का फोन लेकर तो आपको किसी तरह की अतिरिक्त चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो रोमिंग एक तरह से फ्री होती हुई नजर आई है। रिलायंस जियो से जो कंपटीशन है, देखिए प्रदीप, अब इन्होंने एक और अपने कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए हथकंडा अपनाया। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि करीब करीब जो रिलायंस का ऑफर आएगा सारे लोग उसको मैच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में ये नुकसान हो सकता है क्या इन कंपनीज को। जिस तरह की जबरदस्त तेजी और री रेटिंग हमने होते हुए देखी है दरअसल आइडिया और भारती के पिछले दिनों में, उसके बाद अब डीडी शर्मा साहब क्या कहेंगे आप, ये एक निकलने का अच्छा मौका है? जी हाँ, देखिए जिनका व्यू इन्वेस्टमेंट का नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी 3 से 4 साल का, तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली इस रैली का बेनिफिट उठा करके निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है मुझे नहीं लगता कि कम से कम 12 से 18 महीने से पहले खत्म होगा। जब तक सारी चीजें स्टेबलाइज नहीं हो जाए और इवन जो रिलायंस जियो है उसका बिजनेस पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, तब तक मेरे ख्याल से ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर बना रहेगा। और तब तक मुझे लग रहा है कि सारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, आइडिया ऑलरेडी लॉस में आ चुका है पिछले एक क्वार्टर में, जो रिजल्ट आए उसमें आपने देखा, आने वाले क्वार्टर्स में और लॉसेज बढ़ेंगे। दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो अभी प्रॉफिट में है वो भी हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में लॉसेज में आ जाएंगे। जैसा कि अभी जैसे अनाउंसमेंट आपने बताया, अगर आप रोमिंग पे पूरा का पूरा इनकमिंग आउटगोइंग सब जो है वो रोमिंग चार्जेज खत्म कर देते हैं, कॉल पे कर देते हैं, डाटा पे कर देते हैं, प्लस कुछ न कुछ तो आपका माइग्रेशन होगा, प्लस जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है उसके कारण अभी भी और मैं समझता हूं कि प्रेशर आ सकता है रेवेन्यू पे। तो इन सब के कारण प्रेशर जबरदस्त बना रहेगा कम से कम 12 महीने के लिए, और तब तक आपके रिजल्ट खराब आएंगे। और खराब परफॉर्मेंस में कोई शेयर, जैसे आइडिया का शेयर एग्जांपल लें, 60-65 रुपए से आज 120 रुपए के आसपास हो गया है, और आप उसको अगर लेके बैठे रहते हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो मेरे ख्याल से आप बहुत गलती करते हैं। हाँ, अगर आपका नजरिया 5 साल का है कि भाई 1-1.5-2 साल बाद चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी, फिर चूंकि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो जाएगा तो सब मिलकर के और वापस एक जो है रीजनेबल लेवल पे जो है टैरिफ को ले आएंगे और तब सबको फायदा होगा। तो वो एक टाइम होने में टाइम लगेगा। तब तक अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते तो हर क्वार्टर जब आपको बढ़ते हुए लॉसेस दिखेंगे तो शेयर पे प्रेशर आएगा। तो बेहतर है कि आप अभी निकल जाएं। और शर्मा जी, ये जो बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि गन्ना किसानों की जो कर्ज हैं उसको माफ कर दिया जाएगा अगर वो पावर में आते हैं उत्तर प्रदेश में, 14 दिन के भीतर भीतर ये हो जाएगा, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को?
देखिए, सेंटिमेंटली डेफिनेटली ऐसा होता है कि अगर इस तरह से बेनिफिट दिए जाते हैं, पॉपुलिस्ट चीजें दी जाती है, तो मार्केट के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो बैंकों को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये सारा कंपनसेशन जो है वो गवर्नमेंट देगी, और इस केस में शायद स्टेट गवर्नमेंट दे या सेंट्रल गवर्नमेंट दे या दोनों मिलकर के दे। तो बैंकों को प्रैक्टिकली कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। हालांकि कई बार तो फायदा होता है कि कई जो रियल में डूबे हुए ऋण होते हैं उसके सामने भी आपको गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिल जाता है। लेकिन हाँ, सेंटिमेंटली ये नेगेटिव है। ओके, चलिए इस बीच बाजार पे नजर डालें फिर से। 8,900 के नीचे निफ्टी बना हुआ है और निफ्टी बैंक 20,600 के नीचे फिसलता हुआ अब नजर आ रहा है। 350 पॉइंट का नुकसान जिस तरह से नई बिकवाली शुरू हुई है मार्केट में, उसका इंपैक्ट साफ तौर पे यहां आता हुआ अब दिखाई दे रहा है आपको। इस बीच अगर आप इस वक्त बाजार का मूड भापने की कोशिश करें तो अब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ बिकवाली वाले शेयरों की तादाद भी बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग बात लेकिन यहां पर जो नजर आती है, संदीप आपकी राय इस पे लेना चाहेंगे। आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं अगर, तो वहां पे अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस समय जो शेयर्स बढ़ रहे हैं मिड कैप में, वहां भी बैंकिंग स्टॉक्स बहुत सारे हैं। आप देखिए विजया बैंक, आरबीएल, लक्ष्मी विलास, धनलक्ष्मी, करूर वैश्या, ये सारे बैंक छोटे छोटे बैंक हैं यहां पर, जहां पर संदीप जैन आप देखिए अच्छी खासी तेजी हो रही है। क्या लगता है आपको, कुछ चुनेंगे इस सेगमेंट में? नहीं, बहुत सही है। देखिए, ये जो बड़ी बैंक्स है, इनफैक्ट जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स थे वहां पे गिरावट है, और एक तरीके से बैंक निफ्टी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आउट परफॉर्मर था और कहीं ना कहीं लीड कर रहा था निफ्टी को, और वो आगे चल रहा था और निफ्टी पीछे है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक होता है कि बाई निफ्टी सेल बैंक निफ्टी वाला हिसाब किताब भी है। फिर निफ्टी में आज रिलायंस ने इनफैक्ट सपोर्ट बना रखा था और रोज कोई ना कोई नया एक कोई स्टॉक आता था और निफ्टी को चलाया। बट ओवरऑल अब जो छोटे बैंक्स है वहां पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की बातें आ रही है, कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन की बातें आ रही है, हो सकता है कोई किसी में मर्जर होगा या कोई किसी को टेक ओवर कर रहा है। तो ओवरऑल इन सब चीजों की वजह से और वैल्यूएशंस का गैप भी है, वो बैंक्स वाकई में छोटी बैंक सस्ती दिखने लगी थी, और बड़ी बैंक्स क्योंकि चल चुकी है और वहां पे कैचअप हो रहा है, उस वजह से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटी बैंक्स में सर्टेनली ध्यान देना चाहिए। वहां पे अभी भी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन का स्कोप है, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक भी है, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। फिर करूर वैश्या बैंक है, कर्नाटका बैंक है, इन सब पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी, और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि सारे स्टॉक्स चल चुके हैं। नीचे आने पे ही अब लेने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट अगर करेक्शन देता है तो थोड़ा सा फिर अननेसेसरली पेन होगा, तो इसलिए वेट करें। ठीक बात है। और आप देखिए मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान से अब लाल निशान में आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर बात करते हैं। किरण, देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन पिछले 4-5 दिनों में रेमंड्स ने दिखाया है। रेमंड्स के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? यहां पर क्या रणनीति हो? स्टॉक का नाम दोहराइए प्लीज। रेमंड्स आज भी कमजोर बाजार में देखिए 7% मजबूत है। रेमंड्स काफी अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, और उसमें खासियत इस स्टॉक की ऐसी है कि पहले 15-20 मिनट में एक अच्छी मूव दी थी, उसका करेक्शन आया, उसके बावजूद एक अच्छा वापस एक बार पुल बैक देखने को मिला। तो अंडर करंट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब जिनके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस में 565-570 का सजेस्ट करूंगा, और मुझे लगता है कि 640-650 के लेवल्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। अंडर करंट सही में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन इस बीच आप देखिए भारती की खबर का असर आइडिया पे जो पड़ा है वो ज्यादा सीवियर लग रहा है। करीब 3% के आसपास टूटा है उस लेवल से, और अभी तक वॉल्यूम नहीं थे। अब आइडिया में वॉल्यूम आने शुरू हुए हैं, बिल्कुल वर्टिकल फॉल आप देख सकते हैं, तेजी से ये टूटा है। लेकिन उसका असर यहाँ पे अगर आप देखिए, ऑफर तो देना पड़ेगा मैच करने के लिए, यानी यहाँ पे भी ऑफर आएगा ऐसा मार्केट को लग रहा है। तो वागले साहब ये बताइए, शॉर्ट किसको करेंगे आप, आइडिया या भारती? प्रदीप, एक्चुअली आइडिया पे मैं बुलिश था, सच कह दूं मुझे ये फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से ब्रेक हुआ है, कल के लो को ब्रेक किया है 115, तो 116 के स्टॉप लॉस से मैं आइडिया को ही शॉर्ट करूंगा, और मुझे लगता है ऑन द डाउन साइड 105-106 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भारती आइडिया, भारती इंफ्राटेल, इसको भी देखिए ये भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मिड कैप्स की जो ट्रेंड के विपरीत देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रेमंड की बात हमने करी, 4 दिन में 16% दौड़ चुका है। डेल्टा कॉप, किरण, ये शेयर भी देखिए आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसके लिए बाजार? ये दिन के उच्चतम स्तर। डेल्टा कॉप ने
138 का लेवल क्रॉस कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और ये क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छे वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक जो गैप छोड़ा था इसने करीबन 159 के लेवल्स इसको टारगेट के मान के चलना चाहिए, जो कि अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाना चाहिए। अगर अब भी कोई लॉन्ग कर रहे तो मैं स्टॉप लॉस नजदीक वाला सजेस्ट करूंगा, करीबन 140 रुपए 50 पैसे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी फेवरेबल है, अभी भी बाय किया जा सकता है। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक करीबन 138 से 145 तक एक मूव दी है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू होता नजर आएगा। ओके, इसके अलावा अगर आज के स्टॉक्स पर आप नजर डालें जहां पर काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ मूवमेंट्स हुए हैं, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक है, यहाँ पे आज काफी बड़ी डील्स होती हुई नजर आई थी। हालांकि मेरा ख्याल अभी हमें ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स वगैरह कौन है। 50-55 लाख के आसपास शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं आज के दिन, जबकि हार्डली 50,000 शेयर्स हर रोज ट्रेड होते हैं। इस स्टॉक पे किरण कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देखते हैं इस वक्त, क्या ये सपोर्ट के आसपास कहीं है? बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक है प्रदीप जी। आज का लो जो है करीबन 958 960, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के काम करने वाले हैं और उसके नीचे जो सपोर्ट है वो करीबन 935 का है। मैं इस स्टॉक में शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि यहाँ पे ऐसा कुछ बल्क डील हुआ ऐसा कुछ लग रहा है और ये थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि 935 ये स्टॉक टूटेगा नहीं। ऑन लोअर साइड सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो ये भी एक एनबीएफसी स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि इधर से भी एक अच्छी मूव आपको अपसाइड में देखने को मिल जानी चाहिए। शर्मा जी, रिलायंस डिफेंस, इस पर क्या व्यू है आपका? क्योंकि आज एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि एनालिस्ट के साथ एक बैठक होने वाली है, अनिल अंबानी जी आगे की योजनाएं बताएंगे। अच्छी तेजी हो चुकी है इस शेयर में। डिफेंस सेक्टर पर अपना व्यू बताइए और इस शेयर पर भी। देखिए, डिफेंस सेक्टर पे तो मैं डेफिनेटली काफ़ी समय से बुलिश हूँ और मुझे मैं ये समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में 4 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा डिफेंस का बिजनेस जो है इंडियन कॉर्पोरेट्स को मिलेगा। इसलिए जो कंपनियां डिफेंस में है या जा रही है उनको बहुत फायदा होगा। जहां तक रिलायंस डिफेंस का सवाल है, मैं समझता हूं ये भी इस फील्ड में काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। हालांकि कंपनी अभी लॉस में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह के बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने वाले हैं, चाहे वो शिप बिल्डिंग के लिए हो या दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए हो, साथ ही साथ रिसेंट पास में इनका यूएस नेवी के साथ में एक टाई अप हुआ है, जिसके तहत यूएस नेवी का जो फ्लीट है उनकी जो है रिपेयर और मेंटेनेंस का काम ये लोग कर पाएंगे, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 5 साल में ये अपॉर्चुनिटी करीब 15,000 करोड़ की है और इसके कारण मैं समझता हूं कि यूटिलाइजेशन लेवल्स इनके काफ़ी अच्छे रहेंगे, एक्सेलरेटेड रहेंगे और उसके चलते जो है आने वाले समय में परफॉर्मेंस बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकती है। जितनी एक्सपेक्टेड है उससे जल्दी इंप्रूव हो सकती है। इसलिए ओवरऑल आउटलुक अच्छा है डिफेंस पे और रिलायंस डिफेंस पे भी मैं पॉजिटिव हूं, डेस्पाइट इसके कि कंपनी अभी लॉस में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 1-2 सालों में कंपनी बहुत तेजी से रिकवर करेगी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ओके, चलिए इस बीच बीटीएसटी या एसटीबीटी जाने का वक्त हो चुका है। हमारे एक्सपर्ट्स की आज क्या सलाह है आपके लिए, किन स्टॉक्स पर है इनकी नजर? सबसे पहले सरविंद्र श्रीवास्तव पावर ग्रिड पे शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। 192 रुपए 80 पैसे पर फिलहाल ये चल रहा है। 186 के टारगेट इन्हें दिखते हैं। 198 रुपए 10 पैसे पर ये स्टॉप लॉस लगाने की राय आपको दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर भी सेल कॉल है। 272 के टारगेट, 281 रुपए 60 पैसे पे स्टॉप लॉस। आशुतोष शर्मा की राय देखिए, वेदांता में खरीदारी की है, 265 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 253 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी करनी चाहिए और बेचने की राय आइडिया सेल्युलर। और अभी कुछ देर पहले अगले साहब भी कह रहे थे कि यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। 112 के टारगेट हैं, 120 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। किरण, आपके बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज? एसटीबीटी आइडियाज है दोनों ही। पहले तो इंफ्राटेल शॉर्ट करने की सलाह होगी करीबन 294 293 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट्स के लिए 280 और उसके नीचे वाले लेवल भी देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा आईडीबीआई, जहां पे शॉर्ट करने की सलाह है। 81 के स्टॉप लॉस और 8650 के टारगेट्स, 7650 के टारगेट, सॉरी। ओके, वागले साहब? प्रदीप, मेरा एक एसटीबीटी होगा और एक बीटीएसटी होगा। एसटीबीटी के तौर पे मैं पावर ग्रिड के साथ सेल करके जाना चाहूंगा 196 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 187 और बाइंग में मैं क्रॉम्पटन के साथ जाना चाहूंगा जो 68 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 72। देखिए,
खरीदारी की राय और एक बिकवाली की राय। पावर ग्रिड में बड़ी प्रेशर बना है, सुबह से ही देखिए गिरता जा रहा है और अब डेज लो पर ये शेयर पहुंचता हुआ। आज ऑटो शेयर भी काफी कमजोर है। अब 2 दिन बाद प्रदीप ऑटो की बिक्री के आंकड़े फरवरी के महीने के आएंगे और देखना होगा कैसे रहते हैं ये बिक्री के नंबर्स। लेकिन आज देखिए दबाव देखने को मिल रहा है ऑटो शेयरों में भी साफ तौर पर। मार्केट ही दरअसल पूरा प्रेशर में है। 1.25% नीचे बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा और एक्सिस बैंक का ये शेयर देखिए पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर था और आज कमजोर। शर्मा जी, आपकी एक राय। काफी सारे लोगों ने खरीदा, पता नहीं किस बैंक के साथ इसका विलय हो, खबरें अलग अलग चल रही थी। हर कमोवेश हर प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ इसका नाम प्रदीप जोड़ दिया गया था। ये बताइए कैसे देखते हैं आप एक्सिस बैंक को? नहीं, देखिए एक्सिस बैंक में पिछले सप्ताह जो बढ़ने का कारण था वो डेफिनेटली आपने जो बताया वही था कि ऐसी खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है सूटी का अपना स्टेक बेचेगी और उसके लेने के लिए कई सूटर्स तैयार हैं जो कि ये सोचते हैं कि एक बार सूटी का स्टेक मेन जो है ले लिया जाए, उसके बाद में जो है वो मार्केट से या और कहीं से और स्टेक लेकर के एक ओपन ऑफर या एक्विजिशन के लिए जो है वो टारगेट किया जाए बैंक को। लेकिन ये सब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गैस वर्क था, ऐसा कुछ कंक्रीट ना तो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था, ना एक्सिस बैंक कुछ ऐसा कह रहा था कि वो ओपन है इस तरह के एक्विजिशन के लिए। तो मेरे ख्याल से वो जब एक बार रूमर्स डाई डाउन हो गई तो अब स्टॉक में वापस जो है करेक्शन आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा फ्रोथ उस न्यूज के कारण बन गया था लास्ट वीक, वो शायद अब खत्म हो रहा है। प्रदीप, अब तक केवल देखिए आईटीसी का हिस्सा सूटी ने बेचा है और वो भी एलआईसी ने खरीदा। बिल्कुल, तो एलआईसी को अगर आपने बेचा, आईटीसी जैसी कंपनी जो कि बिल्कुल कहीं से सेंसिटिव नहीं है और बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही सेंसिटिव समझा जाता है। अब एक्सिस बैंक आप देखिए पहले यूटीआई बैंक हुआ करता था, एक सरकारी बैंक था और पीजे नायक एक आईएएस थे जिनको सौंपा गया इस बैंक को टर्न अराउंड करने का काम, उन्होंने ग्रोथ कराई और अब ये पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है। लेकिन अभी सरकार का जो हिस्सा है अच्छा खासा सूटी के जरिए से जो आता है वो सिग्निफिकेंट है और उसकी वजह से अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, उसकी वजह से कोई ऐसी चीज हो तो सरकार शायद 2 बार सोचेगी। अगर हिस्सा बिकने वाला होगा तो इस तरह की खबरें आने के बाद उस पर और पुनर्विचार किया जाएगा। आप देखिए एलएनटी में कहां बेच रहे हैं। सही बात है। एलएनटी में नाइक साहब हमेशा ही कहते रहे कि ये स्ट्रेटेजिक है, हम तो डिफेंस में और कई एरिया में है, प्राइवेट कंपनियां हैं ये सब, लेकिन सरकार नहीं बेच रही। तो फिर जो यूटीआई पहले सरकारी थी उसमें हिस्सा बेचना तो और मुश्किल है। बिल्कुल, तो हम वही कह रहे हैं जो लंबी लंबी पतंगे उड़ रही थी आप देखिए कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। लेकिन जेट एयरवेज ये तो ट्रेंड के विपरीत वागले साहब देखिए लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ तो कोई खबरें भी नहीं समझ में आ रही कि कोई रूमर्स भी अभी तक सामने आए नहीं है, लेकिन हर रोज देखिए 4-5% बढ़ जाता है। पिछले 15 दिन का चार्ट उठाकर देखिए वन साइड तेजी जेट में देखने को मिली और बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी अच्छी रैली देखी गई है। ट्रेंड के साथ चलना चाहेंगे या फिर मुनाफा वसूल करना चाहेंगे? वागले साहब बताइए जेट में। हेमंत, एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। हम लास्ट 3 या 4 दिन से जेट की बात कर रहे हैं। आई थिंक मॉर्निंग शो में भी हमने बात की 380 लेवल्स है और मुझे लग रहा था 420 क्रॉस नहीं करेगा, बट जिस तरह से ब्रेकआउट आया है मैं समझता हूँ एक फ्रेश मूव की शुरुआत है। मैंने सिर्फ इसके लिए कम नहीं किया क्योंकि मेरा इसके में क्लियर नहीं है, बट मुझे लगता है ऑन इट्स ओन जेट एयरवेज 470 480 तक की मूव दे सकता है और 50 अगर बाउंड बैक करता है तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। ओके, अब देखिए आखिरी मिनटों में जाते जाते जिन स्टॉक्स में और खरीदारी हो रही है, यानी तेजी तो थी लेकिन और तेजी हो रही है, उन स्टॉक्स पर नजर डालिए। जेएसएल स्टेनलेस एक स्टॉक है जहां पर अब 9% ऊपर के लेवल देखे जा रहे हैं, 2.5% अभी बढ़ा है। विजया बैंक हम कब से नजर डाले थे, 10% हो गया इसमें भी। फिलिप्स कार्बन एक स्टॉक है जहां 1.5 से 2% का मूव और आता हुआ पिछले कुछ मिनटों के दौरान, तो यहां पर अब 4-4.5% की तेजी देखी जा रही है। जेट एयरवेज अब 6% ऊपर आता हुआ और इसके अलावा जेपी ग्रुप तो है, जेपी एसोसिएट्स और जेपी इंफ्रा, इन सब में जाते जाते आखिरी मिनटों तक खरीदारी हो रही है और ये दिन के हाईज पर इस वक्त क्लोज होते हुए दिखाई देंगे। किरण, अगर आपको कोई चार्ट इंटरेस्टिंग दिखता हो इनमें? जेएसएल अच्छा चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी और 57, 58 के जो स्विंग टॉप्स है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, पर ये टारगेट सरपास करेगा। करीबन 64, 65 के टारगेट अगले हफ्ते तक आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए। फिलिप्स कार्बन दूसरा एक काउंटर रहेगा जहां पे मेरी नजर है और कंसिस्टेंटली हमने देखा है पिछले 3 महीने से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाता जा रहा था। इसका जो इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था करीबन 280 का, वो उसने पिछले हफ्ते बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया था। उसी को टेस्ट करते हुए वापस आप ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक काउंटर है जहां पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 289 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम 315 320 के टारगेट्स अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाने चाहिए। और देखिए जय भारत मारुति, इस स्टॉक ने क्या जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। प्रदीप, हम कुछ दिनों पहले इसकी बात कर रहे थे, जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है। मारुति की जो परफॉर्मेंस है उसको अगर आपको गौर करना है तो जय भारत मारुति एक शेयर हो सकता है। अच्छा, इसी बीच देखिए भारती एयरटेल चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ एयरटेल, आई थिंक वी मस्ट टेक द इनिशिएटिव एंड लीड। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टुडे टू किल द डोमेस्टिक रोमिंग कंप्लीटली फ्रॉम टुडे। We will make this announcement back home in India. We've also taken upon ourselves for all Indians who will be traveling abroad to be very comforted in their minds that the bill shocks and the bills that were running into lakhs of rupees will be a thing of the past. We will offer them extremely low rates on a per day package basis, and in any case they will have a cap within which they will get adjusted for any roaming shocks they may generally incur while traveling. I personally feel with this announcement today, we will be able to lay the foundation of a truly global mobile network for the first time. चलिए, तो भारतीय एयरटेल के मैनेजमेंट अपने जो रोमिंग उन्होंने मुफ्त करी है उसके ऊपर बयान देते हुए, लेकिन हम कुछ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। प्रदीप, ये भी एक आप कह सकते हैं कि रिलायंस की तरफ से शुरुआत हुई कि वो वेब पर सारे दर्शकों को और चैनल को एक साथ एड्रेस करते हैं। डिजिटल हो गए सब, वही डिजिटल इनिशिएटिव भारतीय की ओर से भी आता हुआ, तो केवल रेट्स के मामले में ही नहीं है। हाँ, तो सब कुछ जो है वो फिलहाल ये स्टॉक्स तो आज देखिए जबरदस्त प्रेशर में है। अच्छा, हम जय भारत मारुति की बात कर रहे थे प्रदीप, 15% की तेजी देखिए आज देखने को मिल रही है। अच्छा, सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी है, 180% के रिटर्न्स इसने दे दिए। हमारे नीचे टिकर पर ये शेयर फ्लैश हो रहा है, चलिए इस पर आप नजर रखिएगा। लेकिन शर्मा जी, सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है ग्लोबल इवेंट पर। ट्रंप साहब मंगलवार को क्या बयान देते हैं, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए, ग्लोबल जो स्पेशली जो यूएस में ट्रंप के बयान के बारे में मेरे ख्याल से अटकलें हैं, तो वेल नोन है, उनके व्यूज वेल नोन है और मेरे ख्याल से वो मार्केट में सब डिस्काउंटेड है। उसके कारण कोई मेजर शॉक मार्केट को लगने वाला नहीं है। नॉर्मल छोटी मोटी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और अब तो एक और पॉजिटिव चीज है कि फेड भी शायद मार्च में रेट हाइक ना करे, वो भी पॉसिबिलिटी बन गई है, तो उसके कारण भी कोई शॉक नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से अपने मार्केट को ग्लोबल डर नहीं है फिलहाल। तो मार्केट अपने ही जो टेक्निकल्स हैं उसके कारण जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 8950 से 9000 का, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है और वहां से करेक्ट कर रहा है। कितना करेक्ट करेगा ये आपको देखना होगा कि 8850 तक जाता है या 8750 तक जाता है, ये मेरे ख्याल से एक देखने की चीज होगी। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल शॉक अभी नहीं लगने वाला है। नॉर्मल जो करेक्शन अपने मार्केट में ड्यू है वो ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन यूएस में इनफैक्ट हेमंत इंटरेस्टिंगली जब हम देख रहे थे पिछले हफ्ते डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था, तो उस वक्त जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं उनसे जो मेरी बात हुई थी उनका ये कहना था कि डॉलर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि 101 से 102 के बीच के लेवल, 101 और हाफ से 2 जो हम कहते हैं, वहां पर बेचें या ना बेचें वो ऐसे तय होगा कि अमेरिका का बॉन्ड मार्केट इस पे क्या रिएक्शन देता है। लेकिन यूएस बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स बिल्कुल फ्लैट पड़ी हुई हैं, तो वहां पे जो डिस्काउंटिंग शुरू हो जाती है, मीटिंग जब नजदीक आती है कि फेड रेट बढ़ाएगा तो यील्ड्स टाइट होने लगती हैं, वो अभी तक बिल्कुल हुआ नहीं है। और यही वजह आप देखिए कि 102 के पास से डॉलर घूम गया और 101 पे आ गया। तो शर्मा जी भी शायद वही कह रहे हैं कि अभी तक वहां के बॉन्ड मार्केट ने डिस्काउंटिंग शुरू नहीं की है, हमारे यहाँ जरूर बातें हो रही हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ बातें हो रही हैं कि मार्च में फेड रेट हाइक होगा, लेकिन वहां के बाजार अभी मानने को तैयार नहीं। लेकिन आज देखिए जो डॉलर रुपये दिखा रहे हैं, 3 महीने के हाईस पर रुपया पहुंचता हुआ, तो रुपया काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। रुपया मजबूत है लेकिन बाजार में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। कौन से वो और स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? जेपी एसोसिएट्स अब 10% ऊपर है। ये बताइए किरण, इसके चार्ट को आपने किस तरह से रीड किया है?
लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने चाहिए। पिछले हफ्ते भी हमने इस स्टॉक पे चर्चा की थी। मैंने कहा था करीबन 13 रुपीज 80 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक कोई मंदी वाली बात नहीं करनी चाहिए। आज तो इस स्टॉक में करीबन 10% का बढ़त देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। मुझे लगता है ये आते दिनों में 18 रुपीज से 20 रुपीज के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए। शर्मा जी, आप राय देंगे जेपी ग्रुप में निवेश? देखिए, ये जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम में है और उसके कई कारण हैं, कई स्टोरी चल रही है, किस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग होगी, किस तरह का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, और आगे जब इकोनॉमी रिकवर होगी तो जो बची हुई एसेट्स हैं उससे किस तरह के प्रॉफिट कमा सकता है, वो सारे कैलकुलेशन के बेसिस पर जो है मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन ये एक रिस्की स्टॉक्स है, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसमें अभी भी प्ले कर सकते हैं, अभी भी गुंजाइश है कि यहाँ से और ऊपर जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से सही नहीं है। बिल्कुल निवेश लायक तो शेयर नहीं है। ट्रेडिंग मूव्स इसमें जरूर देखने को मिलते हैं, उसको आपको जरूर खेलना चाहिए। लेकिन पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि ओएनजीसी एचपीसीएल को 44,000 करोड़ डील में एक्वायर कर लेगा। तो हम जो आपको बता रहे थे कुछ दिनों से कि एचपीसीएल ओएनजीसी का विलय हो सकता है या फिर बीपीसीएल ओएनजीसी का विलय भी हो सकता है, इस तरह की खबरें चल रही थी। अब सामने आ रहा है कि एचपीसीएल को ओएनजीसी जो है वो एक्वायर कर सकता है। 44,000 करोड़ रुपए में ये डील हो सकती है। तो सरकार ने बजट में इस बार कहा था कि ऑयल बिग बनाने की तैयारी हो रही है, एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बनाने की तैयारी हो रही है, और उसी दिशा में प्रदीप ये बयान आता हुआ, हालांकि अब ये पीटीआई के हवाले से बयान है, पूरी डील देखनी पड़ेगी, लेकिन एचपीसीएल का इस समय मार्केट कैप देखें तो कुछ 57,000 करोड़ रुपीस के आसपास का है। तो मेरे ख्याल से ये सरकारी स्टेक केवल खरीदने की बात होगी कंपनी में, तो उसका वैल्यूएशन बताया गया है। इसका कैलकुलेशन अभी हमें करना पड़ेगा और अंदाजा लगाना होगा कि क्या होगा। लेकिन देखिए, दोनों ही स्टॉक कमजोर है इस वक्त, तो ओएनजीसी भी और एचपीसीएल भी। तो इस पूरी डील बाजार चाहता था कि ऑयल इंडिया ओएनजीसी टाइप की कंपनियों का विलय हो, एचपीवीपी आईओसी के टाइप की कंपनियों का विलय हो, जब सबसे पहले ये खबर सामने निकल कर आई थी। लेकिन हो क्या रहा है, ओएनजीसी के साथ एचपीसीएल को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सरकार को इंटीग्रेटेड कंपनी बनानी है, यानी जो ऑयल और गैस खोजे भी, उसकी सप्लाई भी करे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, मार्केटिंग भी करे, तो वो सारा काम एक चेन में अगर आपको जोड़ना है, तो उस वजह से एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ओएनजीसी एक्वायर करेगा। संदीप जैन, कैसे देखते हैं आप इस खबर को, और क्या नजरिया है आपका एचपी या ओएनजीसी पे? सही है, आपका डिस्कशन सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मार्केट कैप के सामने तो जो रेट आ रही है 44,000 करोड़, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है, तो इस पे रीलुक करना चाहिए और कुछ और चीजें सामने निकल के आएगी। और जो आप कह रहे थे कि इंटीग्रेटेड कंपनीज चाहिए, सर्टेनली यही एक रीजन है कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया सर्टेनली एक सिमिलर नेचर की कंपनियां हैं, बट एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों एक टाइप के, तो दोनों का मर्जर हो नहीं सकता था। तो ओएनजीसी है एक तरीके से अपस्ट्रीम कंपनी और एचपीसीएल है डाउनस्ट्रीम कंपनी। और एचपीसीएल बीपीसीएल में एचपीसीएल जो साथ साथ चलता था काफी पिछड़ गया था, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं जो उनका कॉम्पोजिशन था तो वो कहीं ना कहीं वीक था। तो और अब ओएनजीसी और एचपीसीएल दोनों मिलते हैं तो सर्टेनली एक बड़ा सिनर्जी होगा, बट सारी चीजें डिपेंड करती है किस भाव पे ये होता है सारा मर्जर, क्योंकि तभी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा और एचपीसीएल के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलना जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल वो जाएगी अंदर। तो मेरे हिसाब से सरकार अभी रीलुक करेगी क्या प्राइसिंग पे होगा। अच्छा, इनफैक्ट अगर आप देखें तो 56-57 हजार करोड़ का मार्केट कैप है और 51% ही सरकार का हिस्सा है, तो अगर उसका वैल्यूएशन हो रहा है तो फिर तो बहुत ज्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। लेकिन पता नहीं है क्या कैलकुलेशन है, इसके डिटेल्स का हमें इंतजार होगा, क्योंकि ये बाहर पे आई है। सीधे तौर पे हम कंपनी से ये जानकारी हासिल करने की कोशिश भी करेंगे और फिर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बाजार बंद हो चुका है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। निफ्टी फाइनली 8,900 के नीचे बंद हो रहा है और निफ्टी बैंक 20,600 के नीचे फिसल कर बंद हुआ है। हो सकता है एडजस्ट होने के बाद थोड़ा ऊपर आ जाए। और मिड कैप इंडेक्स देखिए, हमने पूरे दिन टिकने की कोशिश की, फाइनली 10 पॉइंट केवल रह गया। तो फरवरी की धमाकेदार अंत के बाद मार्च सीरीज की कमजोर शुरुआत यही कहना होगा, क्योंकि 8,900 का साथ निफ्टी ने छोड़ दिया है। कुछ दिनों पहले जब इसके ऊपर जाकर समाप्त हुआ था निफ्टी, तो किरण यादव जी बड़े बुलिश थे, मुझे याद है। किरण जी, आज की क्लोजिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, बताइए। अब
नहीं, मैं तो इसको ऐसा देख रहा हूँ कि करेक्शन है, मेरा कोई मंदी वाला व्यू नहीं है। ये करेक्टिव रैली है और ये तो करेक्शन और भी गहरा नजर आएगा और ये अच्छा भी रहेगा। अगर छोटे करेक्शंस आते हैं तो ही एक 1 स्टेप बैकवर्ड फॉर 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जो बात कहती है उस तरीके का है। तो मुझे लगता है कि ये 8850 या 8825 तक नीचे आना चाहिए, इधर से वापस निफ्टी घूम जाना चाहिए। ओके, अभी और मौका है, जैसे कि किरण यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं। संदीप वागले साहब, ये बताइए, आप दो बातें, अगर आपका भी व्यू है कि गिरावट में खरीदारी होनी चाहिए तो आप किस लेवल पर निफ्टी या बैंक निफ्टी खरीदने की सोच रहे हैं, और इस वक्त जो मंदी की पोजीशन है वहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा? प्रदीप, निफ्टी के लेवल की बात करें तो मैंने तो अभी तक सेल इनिशिएट किया नहीं है। 8880 ब्रेक होता है कल मॉर्निंग में, तो ये 100-150 पॉइंट तक का नीचे का लेवल मिल सकता है, तो फिर मैं 8770, 8750 ये लेवल पे खरीदने की सोचूंगा, क्योंकि मेरा लॉन्गर टर्म व्यू पॉजिटिव है। फिलहाल मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। अगर 8880 होल्ड करता है, कल मॉर्निंग में क्या पता गैप अप खुलेगा और वापस अप मूव चालू होगा, तो मंदी की मैं अभी भी बात नहीं करूंगा। प्रदीप, आप देखना होगा रिलायंस कितने दिन और साथ देता है। बड़ी अच्छी तेजी से उसमें देखने को मिली है, वरना आज बाजार की तस्वीर इससे भी कमजोर हो सकती थी। तो एक स्टॉक जिसको हमें सबको शुक्रिया करना चाहिए वो तो दरअसल रिलायंस। ये 5% आज देख लेते हैं जल्दी जल्दी कॉन्ट्रीब्यूटर्स कितने पॉइंट का इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो सही फिगर भी आ जाएगी कितना नीचे हम दरअसल बंद हुए एक्स रिलायंस के 25 पॉइंट, यानी 42 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी है, उसमें 25 पॉइंट और जोड़ लीजिए, हम 70 हो जाएगा। हाँ, करीब 75 पॉइंट नीचे। तो वागले साहब का लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वागले साहब जो कह रहे हैं ना, ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पूरी फरवरी सीरीज में जो मैक्सिमम करेक्शन आया है तो वो ऐसे ही आते थे, बहुत छोटे छोटे आए हैं, इसलिए 125 पॉइंट के आसपास का मार्जिन आप इतना ही रखिए बस, उसके बाद फिर मार्केट चल देता था। ठीक बात है। तो वो फरवरी का ट्रेंड चल रहा है या नहीं, ये पता चलेगा अगर वागले साहब का ये लेवल ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ उससे। बिल्कुल। चलिए, इस नोट पर हम अपने सभी विशेषज्ञों से लेंगे विदा। संदीप जैन साहब, किरण जाधव साहब, वागले साहब, शर्मा जी, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आइए देखते हैं आज स्टॉक 2020 में हमारे कप्तानों का प्रदर्शन कैसा रहा। और ये नतीजे, हेमंत ने 3% के शानदार रिटर्न दिए हैं, 3% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं, माफ कीजिएगा। और आइए देखते हैं कौन से थे वो स्टॉक्स जिनके चलते आया है ये परफॉर्मेंस। बताइए, निफ्टी 42 पॉइंट नीचे है और यहां पर इतने शानदार नतीजे सारे के सारे बल्लेबाजों के चलते। SKIL इंफ्रा, स्कॉट्स 52 वीक हाई पे बंद हुआ है, स्कॉट्स। रिलायंस डिफेंस में मेरे ख्याल से 52 वीक हाई पे बंद हुआ, और सिम्फनी, ये सारे स्टॉक्स थे जो शानदार परफॉर्म करने में कामयाब रहे। नीरज की टीम पे भी नजर डालते हैं, और यहां भी देखिए सारे बल्लेबाज ही कमाल कर रहे हैं। टोरेंट फार्मा, महिंद्रा, CIE, NMDC और औरोबिंदो। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, नेहा हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी मार्केट टॉप 20। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।